जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों वीपीओ के जो एग्ज़ाम होने वाले होंगे या फिर आपके जूनियर असिस्टेंट या यूपी पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हम आपको संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण जीके क्लासेस लेकर के रेगुलर आ रहे थे। आपको पता है कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी, उसका यही कारण है कि दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, और हमें होम टाउन नहीं मिला है, यानी कि मैं फतेहपुर में मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं मतलब सेटल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आपको बता दूं कि अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दे जाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। जैसे आप प्ले लिस्ट पे आएंगे दोस्तों, आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा। और यहाँ पर देखिए हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल 2.0 एक नई सीरीज चलाई है, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों, चाहे यूपी पीसीएस का हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कवर करिएगा, ठीक है। और देखिए फिर नीचे आएंगे दोस्तों, आपको ये देखिए ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम फुल कोर्स। तो यहाँ दोस्तों आपको वीडियो के लिए संपूर्ण वीडियो मिल जाए। देखिए हमने हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है और दोस्तों हिंदी पढ़ा दी है, संपूर्ण पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको संपूर्ण भारतीय संविधान मिल जाएगा और भी चीज़ें, हिस्ट्री, सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ लगी हुई एक क्रम में मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर कोर्स पूरा कर लीजिएगा, फिर बाकी दोस्तों आपको समझदार हैं कि आपको पता होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कमेंट आ, सर बहुत जल्दी आप पूरा करवा दीजिए कोर्स, ठीक है। तो मैं दोस्तों अपना समय निकाल करके आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों हम देख रहे थे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत आपको बताया था हमने कि दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश आते हैं। कौन कौन से? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश। देखिए जीके टीएसएल हमने बताया था गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम वंश दोस्तों और खिलजी वंश, देखिए ये 2 वंश हम पढ़ चुके थे, ठीक है। ये 2 वंश हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे तुगलक वंश, जो कि सबसे अधिक कार्यकाल इसका रहा है, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। यानी कि आज हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। अगले वीडियो में हम दोस्तों मुगल साम्राज्य देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल कितना था दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, यानी कि इसका कार्यकाल सर्वाधिक था, ठीक है, सर्वाधिक इसका कार्यकाल था। तो तुगलक वंश के पहले शासक कौन होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक दोस्तों इनका शासन रहता है, यानी कि महज दोस्तों 5 साल तक ये शासन करते हैं। आपको बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक नाम था दोस्तों, और इसने उपाधि कौन सी ले रखी थी, मलिक उल गाजी की, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया था, जो जिसका आप पेपर देने जाएंगे दोस्तों। क्या पूछा गया था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना होगा कौन, गयासुद्दीन तुगलक। कौन होंगे दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला पहला शासक कौन है। तो आपको बता दें कि जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, इसने दोस्तों नहर बनाने की प्रथा शुरू की थी। इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि तुगलकाबाद नगर दोस्तों को बता, दिल्ली में आपको पता होगा, उसको बसाया। और 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके समय 2 अभियान करता है। ये देखिए वारंगल अभियान दोस्तों को बता दें 2 बार होता है, 1321 व 1323 में। इसमें दोस्तों इसने 2 बार वारंगल अभियान जूना खां के नेतृत्व, जूना खां को पता है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। जूना खां के नेतृत्व पहली बार एक हार जाता है, दूसरी बार जीतता है, यानी कि 2 बार वारंगल पे ये आक्रमण करता है। 1321 में क्या होता है, पहले क्या होता है दोस्तों, हार जाता है, फिर दोस्तों 2 साल बाद दोस्तों 1323 में करता है और फिर जीत जाता है, ठीक है। तो वारंगल अभियान दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि वारंगल अभियान को जीतने बाद, देखिए वारंगल को जीत लेता जब 1323 में, तो दोस्तों इसका नाम बदल कर सुल्तानपुर कर देता है। याद रखिएगा कि सुल्तानपुर नाम किसने रखा, तो याद रखिएगा वारंगल का, तो गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को जीतने के बाद दोस्तों उसका नाम क्या रख दिया, सुल्तानपुर रख दिया, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों जाज नगर विजय इसने की, ठीक है, 1324 में किसके खिलाफ, तो राजा भानुदेव द्वितीय के खिलाफ। और बंगाल विजय भी इसने की। बंगाल विजय आपको बता दें कि बंगाल विजय से दोस्तों लौटते समय रास्ते में उन्हें दोस्तों कौन मिलते हैं, निजामुद्दीन औलिया मिलते हैं। और कहता है कि क्या कहता है वो दोस्तों, कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों याद रखेंगे बंगाल विजय से जब वो वापस लौट रहे थे, रास्ते में इन्हें कौन मिलते हैं, निजामुद्दीन औलिया। और वो कहते हैं, क्या कहता है कि हुजूर दिल्ली अभी क्या है, दूर है, ठीक है। चलिए और लकड़ी के महल में दोस्तों दबकर इसकी मृत्यु हो जाती। चलिए इसके बाद दोस्तों जूना खान उसका पुत्र दोस्तों
आपको बता दें वो बैठता है गद्दी पे। तो दूसरा होगा दोस्तों, कौन होगा दूसरा, कौन गद्दी पे बैठेगा? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। और इसका मूल नाम क्या होता है? जूना खां, जौना खां, कुछ भी कह लो दोस्तों, इसका मूल नाम क्या था? जूना खां। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके और भी अन्य नाम थे, इसको शिक्षित कहते थे। देखिए, सबसे पढ़ा लिखा मुगल सल्तनत का ये राजा था कौन? जूना खां। ठीक है, रक्त पिपासु कहते थे, स्वप्नशील भी कहते थे। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो जूना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसकी दोस्तों, मगर ये दोस्तों बेवकूफ टाइप का था। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके कुछ योजनाएं थी जो बहुत बुरी तरीके से असफल होती हैं। ठीक है, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते थे, क्योंकि दोस्तों पढ़ा लिखा था मगर दोस्तों इसकी कोई भी योजनाएं सफल नहीं हुई थी। तो चलिए इसकी योजनाएं बात करते हैं, बहुत ज्यादा पूछाते हैं आपसे। तो बता दो दोआब में कर रहे थे। दोआब क्या होता है दोस्तों? दो नदियों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। याद रखेंगे कि 1325 ईस्वी में दोआब में दोस्तों ये 10 गुना कर वृद्धि कर देता है। मगर दोस्तों उसी समय क्या होता है, जब ये कर वृद्धि करता है 10 गुना, तभी उसी समय दोस्तों अकाल पड़ जाता है, और जिससे दोस्तों क्या होते हैं, किसान ये कर को भर नहीं पाते हैं, जिससे दोस्तों ये भी असफल योजना हो जाती है। अब देखिए राजधानी परिवर्तन, समझिएगा, राजधानी परिवर्तन यानी कि 1327 में दोस्तों दिल्ली से ना दौलताबाद, समझिएगा, दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी, समझिएगा, दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, और उसका नाम दोस्तों बदलकर, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। दोस्तों ये भी असफल नहीं हुआ। वहां पे दोस्तों क्या हुआ, फिर वहां से दोस्तों इसे पुनः फिर से दोस्तों दिल्ली लानी पड़ी, यानी पूरा खर्चा इसका बेकार हो गया। तो याद रखेगा, राजधानी परिवर्तन किसका निर्णय था दोस्तों? जूना खां का। ठीक है, ये भी असफल हो गया। देखिए 2 अभियान इसके असफल में बता चुका हूं। चलिए तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में। होता क्या है कि दोस्तों तांबे की एक मुद्रा चलाता है, जिसके ऊपर लिखा था क्या? अल सुल्तान जिल इलाही, तथा लोगों ने सिक्के की कॉपी कर ली, और जिससे ये भी चीजें क्या होगी? असफल। देखिए सिक्के चलाए थे तांबे के, और क्या हुआ कि इसके ना नकली सिक्के बन गए बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये परेशान हो गया, फिर ये भी योजना क्या होगी? असफल हो गई। इसके बाद क्या है दोस्तों? एक खुरासान अभियान चलाया। खुरासान कहाँ है तो दोस्तों? मध्य एशिया में। खुरासान को जीतने के लिए सैनिकों को एडवांस वेतन देते। देखिए कभी भी किसी काम करवाना ना तो एडवांस वेतन नहीं देना चाहिए। देखिए इसने क्या किया कि भैया सबको वेतन दे दिया, भैया चलना है खुरासान अभियान चलना। अब देखिए जब शुरू हुआ ना, जब खुरासान अभियान जाने की बात हुई, खुरासान अभियान तो सबने कहा कि भैया हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास ये प्रॉब्लम, मतलब पैसे तो पहले दे दिया आपने। अगर पहले पैसे नहीं दिए होते तो वो कोई भी चीज़ हो, पहले कोई चीज़ मिल जाता ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो वही समझ में आएगा कि सैनिकों को एडवांस वेतन दे दिया, और अभियान शुरू नहीं हुआ, सारा पैसा डूब गया दोस्तों। इराक में था। ठीक है, इराक के पास। चलिए तीसरा दोस्तों, चौथा जो इनका था वो था कराची अभियान। कराची अभियान की बात करें साथियों, तो यह अभियान सर्दी के समय में चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया था। और दोस्तों अधिकांश सेना, देखिए वहाँ पर बहुत भीषण की ठंड पड़ती थी, और इन्होंने क्या किया, एक मौसम भी ठंडी का चुना। ठीक है, जिससे बहुत सी सेना दोस्तों ठंड के मारे मर गई। तो ये भी असफल हो गए। तो यानी कि इसीलिए इसको अनपढ़ राजा कहते हैं ना, पढ़ा लिखा अनपढ़ कह देते थे ना, इस समय याद रखेंगे। ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि भैया किसके समय में इब्न बतूता आता है भारत दोस्तों? तो यात्री इब्न बतूता किसके समय आता है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि दोस्तों जूना खां के उसमें। ठीक है, याद रखिएगा कि इसी काल में उत्तरी अफ्रीका यानी मोरक्को से, कहाँ से आता है इब्न बतूता दोस्तों? मोरक्को से 1333 ईस्वी में भारत आता दोस्तों। और आपको बता दें कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल रहला। कभी कहीं रहला पूछा था दोस्तों, याद रखिएगा इब्न बतूता किसके समय में आता? MBT मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां के समय में। ठीक है, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्यौहार होली को भी मनाया था दोस्तों। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला दोस्तों सुल्तान था जिसने होली को भी मनाया था। ठीक है, चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों कि यहाँ पे इब्न बतूता के बारे में कई बार पूछा गया, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का दोस्तों। ठीक है, किसके समय में आया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दोस्तों आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का लड़का फिरोज शाह तुगलक आता है दोस्तों 1351 से 1388 ईस्वी तक। देखिए इसने उपाधियां कौन सी ली थी? तो सल्तनत काल का अकबर व जयसिंह कहा जाता था इसको दोस्तों, बहुत खतरनाक था ये, है ना। चलिए पिताजी का नाम रज्जब था, यानी गयासुद्दीन तुगलक का भाई। और आपको बता दूं साथियों कि माता थी बीबी जैला दोस्तों, हिंदू माता थी। आपको बता दूं मैं कि फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान कहा था। और फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों का
अब संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाने वाला काम किया था दोस्तों। इसने क्या किया कि जो हिंदू के धर्म ग्रंथ थे ना, उनका संस्कृत देखिए लिखे हुए थे, उनको फारसी में अनुवाद कराया। और आपको बता दें कि इसने 24 करों को समाप्त करके केवल और केवल 4 कर लगा दिए। देखिए 24 कर थे टोटल उस समय, उनको सबको समाप्त करके केवल 4 कर लगाया। पहला खराज कर, ये दोस्तों भूमि कर का 1/6 भाग देना होता था। दूसरा दोस्तों जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर लगाया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। वैसे जजिया कर के बारे में हमने अलग से पढ़ा रखा है। तीसरा जकात कर दोस्तों धार्मिक कर होता था, ये 2.5% यानी कि 2.5% देना होता था। और खुम्स कर होता था दोस्तों लूट का माल, अगर कहीं से आप लूट के लाते तो 1/5 हिस्सा दोस्तों देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो 24 करों को समाप्त करके मुख्यतः 4 कर दिए। और दोस्तों ये भी याद रखें कि सर्वाधिक दास इसी के समय थे। ठीक है, सर्वाधिक दास किसके समय थे, तो इसी के समय थे दोस्तों। और आपको बता दें कि इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी दोस्तों, अंतिम मंजिल का निर्माण यानी कह सकते हैं इसने करवाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अशोक का जो मेरठ टोपरा दोस्तों अस्तंभ लेख था, उसको दोस्तों मेरठ से उठाकर दोस्तों यहाँ लेके आया था। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली लेके आया। ठीक है, फिरोजाबाद नगर, फिरोज शाह कोटला और फतेहाबाद की स्थापना भी इसी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नहीं, चलिए अब आगे बता दें दोस्तों कि इस देखिए जूना खां की याद में से जौनपुर की स्थापना की। याद रखेंगे, जूना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की। जौनपुर कहाँ है दोस्तों, अपने यूपी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जौन खां की स्थापना किसने की, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, यानी जूना खां की याद में। ठीक है, चलिए। और इसने अपनी आत्मकथा क्या थी, फुतुहात फिरोज शाही लिखी। और तारीख फिरोज शाही दोस्तों किसकी रचना है, तो बर्नी की है। इसने विभाग भी बनाए दोस्तों, जैसे दीवाने बंदरगान गुलामों के लिए था, दीवाने खैरात मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए था, दीवाने इश्तिहार दोस्तों वृद्ध पेंशन के लिए था, और दीवाने रिसालत दोस्तों लोक शिकायतों के लिए था। इसने प्रतिबंधित क्या किया था दोस्तों, आपको बता दें इसने क्या किया, महिलाओं का मजार पे जाना बंद करवा दिया था, सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग बंद करा देता, दीवालों पे चित्रकारी भी बंद करवा देता। यानी 3 इसने इतने चीजें दोस्तों प्रतिबंधित कर दी। कहा था कि कोई भी महिला मजार पर नहीं जाएगी, सोने चांदी के बर्तन में कोई खाना नहीं खाएगा, और दीवालों पे चित्रकारी कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन कौन आता है, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद दोस्तों कौन कौन से उत्तराधिकारी आते हैं, तो तुगलक सादुत्ती आता है, फिर अबकुर का आता है, उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह आता है, और नासरुद्दीन मोहम्मद दोस्तों ये अंतिम शासक होता है। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होगा, तो नासरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे, अगले हैं सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल दोस्तों 1414 से 1451 तक होता है। अब सैयद वंश की स्थापना कौन करे, खिज्र खां। देखिए 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि सैयद वंश की संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां। कौन होगा, खिज्र खां। इसने दोस्तों रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। उसके बाद दूसरा शासक आता है दोस्तों मुबारक शाह। कौन, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। आपको बता दें कि मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक था। आपको बता दें कि 1433 ईस्वी में, क्या 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसवाया था। किसने, मुबारक शाह ने। और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। और इसके अलावा दोस्तों तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी एक रचना। ठीक है, तो यार कहेंगे मुबारक शाह सबसे महान राजा था सैयद वंश का। अगर सैयद वंश का दोस्तों संस्थापक पूछेगा तो आप बताइएगा खिज्र खां था। ठीक है, उपाधि इसने शाह के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद आता मोहम्मद शाह दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा कि सैयद वंश का ये अंतिम शासक होता है कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, याद रखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह दोस्तों 1445 से 1476 तक होता है। और ये सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। बता दें कि 1451 में ये स्वयं दोस्तों दिल्ली छोड़ के बदायूं चलाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका कौन सा वंश आ जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसके बाद दोस्तों लोधी वंश आता है दोस्तों, और अंतिम वंश आता है। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। अब लोधी वंश पढ़ेंगे 1451 से 1526 तक। आपको पता 1526 में फिर बाबर आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको मुगल साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोधी वंश दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और आपको बता दें ये प्रथम अफगान राज्य भी था ना, याद रखिएगा प्रथम अफगान राज्य लोधी वंश ही था। ठीक है, अब लोधी वंश के संस्थापक कौन होंगे, बहलोल लोधी। क्या, बहलोल लोधी। याद रखेंगे बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की, और यह लोधी वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, याद रखेंगे बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक दोस्तों समय तक बैठा। देखिए बहलोल लोधी जो था ना सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का था। अगर दिल्ली सल्तनत में कोई भी राजा देख लेना तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, तो बहलोल लोधी का 38 साल तक दोस्तों इसने शासन किया। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था दिल्ली सल्तनत पे, तो बहलोल लोधी का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बहलोल लोधी ने दोस्तों चांदी का एक सिक्का चलाया जिसका नाम बहलोल सिक्का था। क्या नाम था, बहलोल लोधी ने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसका नाम क्या रखा,
बहलोल सिक्का। क्या कहा? बहलोल सिक्का। और आपको बता दूं कि बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय। दोस्तों जौनपुर को इसने मिला लिया था। तो उस समय हुसैन शाह सरकी होते थे जौनपुर में, उसको जीत के दोस्तों दिल्ली में जौनपुर को दोस्तों बसा लिया था ना। जौनपुर की स्थापना आपको पता जूना खां की याद में की गई थी ना दोस्तों। जौनपुर को इसने जीता और उसको दिल्ली में मतलब कि विलय कर लिया। ठीक है, चलिए उस समय जौनपुर में हुसैन शाह सरकी होते थे। चलिए अगला है दूसरे जो होते हैं दूसरा शासक दोस्तों 1489 से दोस्तों 1570 तक कौन? सिकंदर लोदी। आपको बता दें कि यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। दोस्तों लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन होगा? सिकंदर लोदी। इसने कुशल सैन्य व्यवस्था व गुप्तचर प्रणाली गठित की। और आपको बता दें सिकंदर लोदी ने 1504 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में दोस्तों आगरा को अपनी राजधानी बना ली। देखिए पहले क्या किया इसने? आगरा शहर की स्थापना की 1504 में और फिर 2 साल बाद इसे अपनी राजधानी बना लिया। क्वेश्चन आएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कब की? 1504 ईस्वी में। इसे राजधानी कब बनाई? 1506 में। और आपको बता दें सिकंदर लोदी जो था ना, इसने गुलरुखी नाम से दोस्तों कविताएं लिखनी शुरू की फारसी में। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दें कि सिकंदर लोदी ने भूमि के नाप के लिए दोस्तों गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया, जो दोस्तों लगभग 23 इंच का होता था। गज ए सिकंदरी दोस्तों ये मापन है, मापन प्रणाली है भूमि को मापने के लिए। ठीक है, इसी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अब देखिए इसी के समय में लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया, जो कि फारसी का पहला संगीत ग्रंथ था। और मैं आपको बता दूं कि सिकंदर लोदी के कहने पर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है ना फरंग के सिकंदरी के नाम से किया गया। और दोस्तों इसने दोस्तों जो मुहर्रम होता ना, मुहर्रम में ताजिया, उस पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि इसने दोस्तों मुहर्रम और ताजिया को निकलवाने को प्रतिबंध लगाया था और ज्वालामुखी मंदिर को भी तुड़वाया था। और आपको बता दें कि इसके वजीर थे, कौन थे? देखिए सिकंदर लोदी के वजीर जिसका नाम था मियाँ भुआ, उन्होंने दोस्तों मोठ मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दोस्तों ये सबसे जीडी 2022 में पूछा गया था कि मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने करवाया। अगर सिकंदर लोदी ऑप्शन में नहीं तो उनके वजीर किसने? मियाँ भुआ ने। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। दोस्तों मोठ मस्जिद दिल्ली में पड़ता है, इसका निर्माण किसने कराया? तो मियाँ भुआ। कौन थे मियाँ भुआ? तो सिकंदर लोदी के वजीर ही थे। चलिए अब देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों। और बता दें इसके समकालीन कौन कौन से व्यक्ति थे सिकंदर लोदी के समय ही दोस्तों? कबीरदास, गुरु नानक जी और महमूद बेगड़ा और राणा सांगा, ये सभी के सभी दोस्तों इसी के समकालीन ही थे। ठीक है, चलिए अब बात करते इब्राहिम लोदी की। बात करते दोस्तों ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का या फिर लोदी वंश का अंतिम शासक। याद रखिएगा 22 नवंबर 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। और कह सकते हैं दोस्तों दिल्ली वंश का भी अंतिम शासक था। दिल्ली है ना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए अब इसने युद्ध कौन कौन से लड़े? खतौली का युद्ध लड़ता है दोस्तों 1517 ईस्वी में। किसके बीच? तो मेवाड़ के राणा सांगा के बीच दोस्तों खतौली का युद्ध करता है। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या साथियों? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। आपको बता दें ये बाबर के साथ होता है दोस्तों। बाबर ने ना इस युद्ध के जीतने के बाद ना मतलब कैसे थे दिल्ली सल्तनत को एकदम से समाप्त कर दिया। और यहीं से दोस्तों क्या होता है? मुगल साम्राज्य की नींव डालता है बाबर 1526। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 से शुरू होता है दोस्तों बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर की जीत होती है। और आपको बता दें इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था। समझिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि पे दोस्तों वीरगति प्राप्त, यानी लड़ते लड़ते दोस्तों वहीं पर ये रणभूमि में दोस्तों इसकी मृत्यु होती है। ऐसा एकमात्र शासक दिल्ली का था जो युद्ध भूमि पे दोस्तों लड़ते लड़ते मृत्यु होती है उसकी। ठीक है, और आपको बता दें इसी युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है दोस्तों। तो हमारा दिल्ली सल्तनत एकदम से समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एक बार जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, हमने बहुत सारे दोस्तों आपको बता दें यूपी स्पेशल हमने पढ़ाया नए तरीके से। ठीक है, 2.0 के नाम से आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप जाएंगे तो संपूर्ण देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है। और ये दोस्तों हिंदी हमने पूरा पढ़ा दिया और भी जीके सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।